ओके जी। ये क्या 24 कौन सा वाला है? 25 ना? 24 लिखा था। तो 24 यही ना? हम्म। अच्छा, ये विथ सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें फॉर लार्ज एन। चलो जी, जिनका जो भी डाउट ट्राई करते हैं। ट्वेंटी सेवन 30। लेट v1 v2 v3 x1 x2 x3 be independent and identically distributed नॉर्मल 0 1 वेरिएबल देन फाइंड द रेशियो। ये थोड़ा लेंदी है, आई थिंक ये गुप्ता कपूर में कोई सॉल्व एग्जाम्पल है। गुप्ता कपूर वाली बुक है ना, उसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल है आई थिंक सो, तो उसमें देखना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है। आई थिंक उसमें वो निकाल के उन्होंने किया हुआ है, एमजीएफ निकाल के शायद प्रूफ किया हुआ है। ये क्या है? T3 S has distribution T3 upon √3 where √3 is a T distribution with 3 degree of freedom। क्वेश्चन है हाउ टू प्रूफ, है ना? सो v1 v2 v3 x1 x2 x3 IID है, नॉर्मल 0 1 है, ठीक है ना? तो जो टाइम लगेगा करने में, है ना? ये किसी ने देखा है? देखो, गुप्ता कपूर वाली बुक है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसमें आई थिंक जाके देखना पड़ेगा। मतलब इसमें सॉल्व है, ये है, लेकिन उसका लेंदी बुक मेरे पास होगा, देखना पड़ेगा। चेक करो किसी के पास है, लेकिन वही ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, ये है। थोड़ी देखता हूँ इससे ना, इसमें टाइम लगेगा, ये बहुत लेंदी सॉल्यूशन है इसका। बट है, गुप्तापुर में सॉल्व है, मतलब जहां तक लास्ट ईयर मैंने देखा था, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आया था टेस्ट में ना, क्योंकि ये टेस्ट तो क्वेश्चंस तो वही है।
बट इसका मैं अगर सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा इसमें ना। तो इसका देखता हूँ मैं, भेज दूंगा ग्रुप में। अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। ये 27 है ना। 30 में क्या है जी? इसमें जो है x1 x2 xn be a sample from distribution having PDF this e की पावर माइनस एक्स एंड e की पावर दिस, ओके। जहाँ b भी अननोन है, सॉरी b नोन है ना, देन द बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। ये एक्चुअली थीटा स्क्वायर यहाँ क्यों दिखता है? तो बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऐसे जैम के सिलेबस में है नहीं। जो बेस्ट जनरली वर्ड जो यूज़ होता है, ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस में जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो यू एम यू है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो यहाँ पे बेस्ट लिखने का क्या मतलब है? थीटा स्क्वायर। यहाँ टी क्या है? तो ये इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन लग रहा है। टी स्क्वायर बराबर, अच्छा टी एज अ फंक्शन ऑफ टी लिख रहा है। तो सॉल्व क्यों नहीं किया है? क्योंकि ना ऐसा कोई जैम में है ना, इस सब में कोई, हाँ बुक तो है, तो ऐसा कोई जैम उम में है ना उस तरह क्वेश्चन वेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर का तो नहीं आया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये तो बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर कोई ऐसे वेल डिफाइंड वर्ड तो भी देखा नहीं है। मतलब ब्लू एक वर्ड होता है ना, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, वो उसमें होता है। लेकिन बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर को यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट दे मीन। हमारे जैम के सिलेबस में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना, बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर का। यूएम यू ही है ना, मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर है, इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। नहीं, स्मॉलेस्ट वेरिएंस वाला ऐसे है ना, जो यूएम यू वर्ड यूज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। अनबास बेस्ड अनबास्ड एस्टिमेटर इज नॉट सुटेबल वर्ड, है ना, कोई ऐसा सिलेबस में वर्ड डिफाइन नहीं है। यूएम यू होता है, समझ आता है कि यूएम यू ऑफ थीटा स्क्वायर। और दूसरी चीज इन्होंने टी लिखा है टी स्क्वायर के टर्म में, तो इसका क्या मतलब है? और आंसर वाई में लिखा है। कौन लोग क्वेश्चन बनाए हैं ये, है ना। इसमें टी में वाई भी कहीं ना कहीं आ रहा है, वाई कहाँ से आया? एंड व्हाट इज दैट वाई? चलो मान लो अगर हम निकाले पहले, तो अगर मैं यूएम यू ही सोचूं, तो हमें पहले कंप्लीट सफिशिएंट निकालना पड़ेगा या अनबायस्ड। तो ये तो भाई इसमें सिलेबस इधर उधर किया है।
है ना। बेस्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि ये सुटेबल क्वेश्चन है, तो इसको अभी स्किप करो, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन टाइप का लग रहा है। नेक्स्ट क्या है जी, 11 में क्या है, तो इसको भी स्किप करो, है ना। ये आपको एन दे रखा है इस तरीके से, आपसे पूछ रहा है लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर क्या है। तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर आप लोग जानते हैं, लिमिट है ना, जनरली क्या होता है, एक तो हम लोग सब सीक्वेंस के टर्म में पढ़े थे, तो सब सीक्वेंस ले कर लो एक बार, है ना, डिफरेंट एन की वैल्यूज़ के लिए, कि जैसे यहाँ पे एक तो एन पाई बाई 4 है। देखो इसमें दो ही सिचुएशन है, इसमें जो पहला टर्म है उसमें दो सिचुएशन है, या तो इसकी लिमिट, अगर एन फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो ये जो पहला टर्म है ना, इसमें जो क्वेश्चन में दिख रहा है तुम लोग फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें सिंपली एन अगर ऑड हो, इसकी लिमिट तो वही आनी है ना, एन ऑड चाहे भी होना, 1+1/n की पावर n, तो ये तो आना है e। और अगर एन ऑड हुआ तो यहाँ -1, इवन हुआ तो +1। तो यहाँ दो ही सिचुएशन है, या तो +1 या -1 होगी। अब ये वाले नाम ये ई है, तो प्लस ई और माइनस ई, तो फर्स्ट टर्म हो सकती है प्लस ई और माइनस ई। अब ये जो सेकेंड टर्म है साइन एन पाई बाई 4, इसमें देखना है कि इसकी वैल्यूज क्या क्या आ सकती है। एन पाई बाई 4 जो है, तो साइन एन पाई बाई 4 की अगर तुम लिमिट निकालोगे तो इसमें क्या क्या हो, मतलब सब सीक्वेंसेस देखने हैं कि इसके पास कितने सब सीक्वेंसेस और कहाँ कहाँ लिमिट हो सकती है। तो उसके लिए है ना, देखो जैसे पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, हम लोग जब लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कोई सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस, और जो जितने भी सब सीक्वेंशियल लिमिट है, तो हाईएस्ट जो होगी लिमिट सुपीरियर है, स्मॉलेस्ट जो होगी लिमिट इन्फीरियर है, यही होता था। तो यहाँ पे अभी तुम इसके लिमिट्स देखो क्या होगा, जब एन को अगर हमने 1 रखा तो पाई बाई 4, तो 1/√2, और यहाँ पे वही ऑड, मतलब 1 नहीं, मतलब देखो मेन देखते हैं कि साइन पाई बाई 4 के पास सब सीक्वेंसेस क्या क्या हैं जो कन्वर्जेंट होंगी, है ना। तो जो सब सीक्वेंसेस उसकी लिमिट क्या क्या आएगी तुम्हें पता ही है, अगर एन को ऐसे 1 रखूँ तो 1 रखने में वही आंसर आएगा जो कहाँ पे रिपीट होने लगेगा, 1 2 3 4, 4 पे पाई हो जाएगा, 5 6 7 8 9, तो एन को 1 रखना 9 रखना, है ना, सेम ही रहेगा, तो इसके गैप पे तो 1 9, फिर आगे ऐसे ही रिपीट कर लो, 17, है ना, 25, इन वैल्यूज पे सेम आंसर देगा साइन इन पाई बाई 4। तो क्या आंसर देगा, तो एक बार 1/√2, 2 रखोगे तो 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, मतलब इनका तरीका भी ठीक है, इनको अगर तुम्हें समझ आता है, यही चीज़ है कि पहले टर्म को अलग, है ना, देख रहा है E-E, और दूसरे टर्म में देख रहा है क्या क्या वैल्यू जा सकती हैं, ये हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग देख लिया, और ये जिसका डाउट है उसको लिमिट सुपीरियर इन्फिनिट पता है तुम्हें, मतलब ऐसे ये डेफिनेशन पता हो तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ सॉल्यूशन डिटेल में लिखा हुआ है, क्या क्या डाउट है, यहाँ डिटेल में लिखा ही है सॉल्यूशन। सर पता है, पर यहाँ पे मेरा डाउट ये है कि जो आंसर दिया हुआ है वहाँ हाँ, पे ई को हम नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब माइनस ई क्यों नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो देखो पॉसिबल क्या हो सकता है, एन इवन है, तो इवन एन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, लिमिट सुपीरियर ना, लिमिट इन्फीरियर, तो सुपीरियर मतलब हाईएस्ट वन वाला होगा, इन्फीरियर लोएस्ट वन वाला होगा, तो वो देखना पड़ेगा कि लोअर क्या है, हो सकता है उसमें देखना पड़ेगा। चलो चेक करके देखते हैं क्या बनता है, मे बी। अच्छा आपका ये है कि माइनस क्यों नहीं ले रहा, हाँ, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होना है, चलो पहले साइन का देख ले, साइन का कब 0, कब 1/√2, कब ये आएगा। इसमें तो आपको समझ आ गया है कि ये जो टर्म है पहला वाला 1+1/n की पावर n -1 की पावर n, इसकी जो लिमिट है या तो e आना है या -e आना है।
कब आना है, इवन एन होगा, है ना। सो इवन एन के लिए ई और ऑड एन के लिए ये होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो टर्म है 1 प्लस ये सब सिक्वेंशियल लिमिट की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये कन्वर्जेंट नहीं है सीक्वेंस, है ना। इसके साथ सब सीक्वेंसेस कहाँ होंगे, हम सब सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं कि लिमिट या तो इधर है ना, डिफरेंट कंडीशंस में सब सीक्वेंस कहाँ कहाँ पे जाएंगी, इसका सब सीक्वेंसेस कहाँ पे जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा था एन को 1 रखेंगे तो 1/√2, तो कब, जब एन की वैल्यू 1, 9, 17, 25 है, ठीक है जी। इस तरह से दूसरा रखो, एन को 2 रखो तो 2π/4, 2π/4 रखने का मतलब है कि π/2, π/2 पे कितना आ जाएगा 1 sin 91। कब, जब n की वैल्यू 2, 10, 18, 26 एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही 3 रखोगे तो क्या होगा 3π/4, साइन 3π/4 कितना होगा, पाई माइनस π/4, 1/√2 ही आ जाएगा आई थिंक, ये आएगा। कब 3, फिर 11, चेक कर लेना भाई, ठीक है, 19, 27 एंड सो ऑन, सर -1/√2। -1/2। 3π/4 किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, 3π/4, पाई माइनस π/4 से ना, प्लस ही होगा, पाई, साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है देख लो, पाई माइनस π/4 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, देख लो एक बार, ठीक है जी। ये प्लस होगा या माइनस होगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव सर ना, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस रहेगा ना, आएगा। पॉजिटिव रहेगा ना फिर तो। यस सर। तो यहाँ फिर आ जाएगा हमारे पास साइन पाई माइनस π/4 है ना, तो पाई माइनस π/4 मतलब साइन π/4 क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। फिर ऐसे ही एन जब आपका नेक्स्ट है 4, 12, 20, 28 एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा है, तो 4π/4 ना साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0। फिर अगली वैल्यू आप रखोगे एन की वैल्यू 5, है ना, तो ये 5 वाला जब चलेगा सब सीक्वेंस तो क्या होना है बताओ, 5π/4, तो अब आ जाएगा पाई प्लस π/4। तो अब चला गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो सो -1/√2। तो ये तब जब n 5 होगा, 13 होगा, 21, 29 एंड सो ऑन, एंड चलता रहेगा ऐसे ही, जब n 6 है आगे से ही 14, 22, 30 एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। तो उस वाले केस में 6π/4, 3π/2, 3π/2 -1, तो ये -1 हो गया। एंड अगेन अगला होगा 7, 15, 23, 31 एंड सो ऑन, तो 7 रखोगे 7π/4, 7π/4 इज 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन नेगेटिव होगा तो -1/√2, और बाकी n को 8 रखेंगे, सो 8, 16, 24, 32, तो उस केस में क्या आंसर बनेगा 8π/4 मतलब 2π में 0। ये क्लियर है। तो ये हमने डिफरेंट, बाकी रिपीट होंगे, अब 9 रखोगे तो वही होगा जो है ना। तो हमने जो ईच सब सिक्वेंशियल लिमिट है 1, 2, 3, 4 रिपीट भी हो रहा है इसमें, तो कहने का मतलब ये जो रेंज है, अब आप समझो मैं अब ये कह रहा हूं तुम्हें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसी इसी तरीके से इस वाले को भी ब्रेक कर लो, तो क्या होगा इसके साथ क्या आएगा, बस ये देख लो, ई माइनस ई सेलेक्ट कर लो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जब n इस ये वाला सब सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग इसकी लिमिट क्या आएगी, हम ये देख रहे हैं बस, उस वाले की लिमिट क्या आएगी। यहाँ तो सब ऑड चल रहा है तो यहाँ क्या आएगा माइनस ई, यहाँ इवन चल रहा है ई माइनस ई आएगा, माइनस ई फिर ई माइनस ई फिर ई, कंबाइन कर लो इसको। अब बताओ इसमें लार्जेस्ट लिमिट क्या होगी कंबाइंड, सम था ना। तो ऐसे फॉर्मूला भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है फॉर्मूला से डायरेक्ट। अब यहाँ देखो क्या क्या बनेगा डिफरेंट सिचुएशन में। अब तुम्हें ये देखना है कि 1/√2 माइनस ई, 1 प्लस ई, 1/√2 माइनस ई, 0 ई प्लस ई, मतलब ऐड करना है इन दोनों को, ठीक है ना, समझ रहे हो, इसके साथ इसको ऐड करो इन सारे टर्म में। तो अब जो जो नंबर बन के आया बताओ लार्जेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा है,
1/√2 माइनस ई, ठीक है, फिर ऐसे 1 प्लस ई, फिर 1/√2 माइनस ई, यहाँ 0 प्लस ई माइनस 1/√2 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई, ठीक है, एंड माइनस 1/√2 माइनस ई एंड 0 प्लस ई। तो कुछ तो रिपीट भी हुआ है, तो उसको देख लो। 1 plus e largest तो लार्जेस्ट सेलेक्ट कर One- लीजिए, स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। minus 1/√2 minus e smallest. तो लार्जेस्ट आया तो लिमसुप वही होगा, तो उसने लिखने में आंसर गलत किया होगा, है ना। लिमसुप जो लार्जेस्ट होगा 1 प्लस ई है, चेक कर लो, और लिमिन जो स्मॉलेस्ट होगा माइनस ई माइनस 1/√2। तो मे भी आप सही कह रहे हैं ना, ये इसने लिखने में गलत किया होगा, ठीक है, देख लो। ठीक है भाई, देखो जिनको कन्फ्यूजन है पूछो। सो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आंसर की में मिस्टेक है ना, तो चेक कर लो। तो यहाँ पे ये होना चाहिए बी ऑप्शन, तो वहाँ उसने माइनस छोड़े हैं, इसका मतलब ना मिनिमम ऑफ 1 2। अच्छा, इसने 4 ही लिए, हमने कितने टर्म जनरेट किए हैं? हमने जब लिखा है तो ये कितने हैं, है तो यहाँ भी वही 0 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1, और 1 भी आया, 1 भी तो है इसमें। अच्छा 1 तो उसने लिया ही नहीं, इसमें 1 भी तो है, यही तो रेंज है ना इसका, साइन इन पाई/4 का। 0 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1 1, ये है ना रेंज इसका। तो उसने क्या छोड़ा है, -1। अच्छा -1 को छोड़ा है। अच्छा यहाँ लिखा तो देखो, यहाँ तो सही लिखा था, इसको बाद में इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ माइनस छोड़ दिया गलती से, मतलब लिखने में ना यहाँ गलती, यहाँ यही आंसर है ना, देख लो। तो अभी किसी कन्फ्यूजन है इन सब में, देख चेक कर लो एक बारी। इसने लिखा तो ठीक है ना, यहाँ पे तुमने सॉल्यूशन ध्यान, ये बस यहाँ माइनस खा गया, ये टर्म ये माइनस खा गया, तो ये है। तो एक मिनट, ये हटा देंगे ना, सॉल्यूशन भेज देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 11 के बाद 14 है, 14 में क्या है, ठीक है ना, तो 11 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बी वाला, ठीक है। और 14 कह रहे ए कोई रियल नंबर है, एफ आर से आर में एक गिवन है, एफ एक्स है x5 माइनस 5a प्लस ए, देन दिस, ये तो सिंपल ग्राफ बनाने का क्वेश्चन है।
तो इसने तो वैसे कि अगर तुम ग्राफ बना लो इजीली दिख जाएगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए, एग्जाम में भी आ चुका है ऑलरेडी। सो तो 11 नंबर क्वेश्चन था ना। 14 में आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स जो है x5 माइनस 5x, तो x5 माइनस 5x प्लस a, एफ एक्स हैज 3 रूट्स इफ दिस। तो a पे ऐसा क्या कंडीशन होगा कि इस फंक्शन के पास कितने रूट्स होंगे, है ना, 3 रूट्स, ओनली 1 रूट, 3 रूट्स, ओनली 1 रूट्स। ओके, तो एक काम करो, मुझे चेक करना है एफ एक्स बराबर 0 के पास कितने रूट्स हैं, है ना। तो हमें एफ एक्स बराबर 0, ये देखना कितनी बार कट कर रहा है, ये मतलब है रूट्स का मतलब क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सेस को फंक्शन कितनी बार कट कर रही है, और एक्सेस जहाँ पे कट कर रही है फंक्शन वहाँ पे 0 है। तो इसका ये मतलब है x5 माइनस 5x प्लस a इज इक्वल टू 0। सो a को या तो इस साइड रख लो, और ये है 5x माइनस x5। सो दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन, है ना। सो जितने रूट्स इस इक्वेशन के पास होंगे उतने ही रूट्स इस इक्वेशन के पास होंगे, ठीक है। तो एक काम करो, ये तो कांस्टेंट है, अब क्या कर रहे थे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को अलग अलग प्लॉट कर दूंगा, ए को अलग और इसको अलग, दोनों को अलग अलग प्लॉट करना उस तरह से नहीं जिसने उसने किया है, तो मैं दूसरे तरीके से कर बता देता हूँ। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे और हम देखेंगे कि इक्वल टू ए कोई फिक्स नंबर है। सो ए कैसे एडजस्ट होगा ताकि इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन, है ना, इसके पास मतलब इसके पास जितने सॉल्यूशन होंगे इसके पास भी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अब ए कैसे तुम फिट करोगे ताकि इसके पास, है ना, तो मतलब इनडायरेक्टली एफ एक्स बराबर 0 होने का मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, और दो कर्व इक्वल है मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें देखने हैं। तो ग्राफ तुम सिर्फ इसका बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, जी एक्स, जैसे दो कर्व के इंटरसेक्शन ढूंढ रहे होते हैं ना हम लोग, तो वही कर रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं हम। सो जी एक्स अभी मैं लेता हूँ 5x माइनस x5। सो जी डैश एक्स कितना होगा, 5 माइनस 5x4, 5 कॉमन लोगे 1 माइनस x4। सो जी डैश एक्स अभी है 5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है जी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंड यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं फंक्शन जी एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों का अलग अलग, और देखेंगे दोनों में कितने पॉइंट कॉमन है, वही इस इक्वेशन के पास उतने सॉल्यूशन है। सो अभी के लिए अगर जी डैश एक्स को मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1, ये दो वैल्यू आएगी। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके पास। एंड फर्दर अगर मैं आगे, है ना, साइन स्कीम भी बना सकते हो, साइन स्कीम के जस्ट ये चेक करने के लिए कि क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा माई पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको देखो, सो x की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच लेंगे, मतलब मान लो 0 एग्जाम्पल के लिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस रहेगा, आई थिंक ये माइनस देख लो। तो ठीक है, 1 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे नेगेटिव हो जाएगी, -1 से कम लेंगे नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब -1 इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 1 इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सो नाउ इसका रफली ग्राफ स्केच करो। अच्छा, जी एक्स को अगर मैं 0 रखूँगा तो क्या क्या पॉइंट आएगा, जी एक्स कब कब 0 है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 0 एक तो आएगा। तो यहाँ से ये समझ आएगा 5x माइनस x5 इज़ 0, तो यहाँ से x इज 0 है ना, 5 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो x इज 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पावर 4 है ना, जैसे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस माइनस √5, तो x इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस √5 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो प्लस √5,
एंड x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √5 का फिर से रूट आएगा, तो कहने का मतलब 5 की पावर 1/4। ठीक है, तो ये आ गया रियल सॉल्यूशन gx के पास अभी ये है, लेकिन मुझे तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखो तो अभी तक मैंने क्या किया है, तो ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो इससे क्या समझ आया कि जो gx है वो -∞ से लेके -1 तक डिक्रीजिंग है। ठीक है, और तुम अगर ये चेक करो gx जो फंक्शन है मेरे पास ये, सो जब x अप्रोच करेगी -∞ को, सो gx कहाँ जाएगी, +∞ पे। क्यों? क्योंकि लीडिंग टर्म विल डिसाइड एंड x विल गो टू +∞, देन gx विल गो टू -∞। ठीक है, तो म्यूट कर लो भाई। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 है ना। सर इससे और इजी हो जाता अगर अल्फा को 5 ले लेते तो क्रिटिकल पॉइंट -+1 आता, फिर इजीली हो जाता। क्या आ जाता, जैसे कंडीशन के हिसाब से अल्फा की वैल्यू 5 लेके हम किए थे ना, तो -1+1 आया था क्रिटिकल पॉइंट, हाँ तो देन, और इजी हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वो। ठीक है, वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो मैं प्रॉपर प्रूफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 जो है तो फंक्शन जब है ना ऊपर से ऐसा होगा, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -1, क्वेश्चन ये है ना। फंक्शन 0 कहाँ कहाँ होना है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एक 5 की पावर 1/4, ठीक है, मोर देन वन लेस देन वन आएगा, 5 की पावर 1/4 क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा ना। 1 से ज़्यादा एक यहाँ होगा और एक इधर होगा। ठीक है, मैं ये लोकेट कर रहा हूँ बस। और यहाँ g एट -1 क्या होगा, g एट 1 क्या होगा। ठीक है, तो देखो g एट -1, तो फाइनली ये समझ आया कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखो सो ये क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, है ना, 2 क्रिटिकल पॉइंट थे फंक्शन का। तो ग्राफ बनाने का क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, वही देखना है। तो -1 क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, और ये -1 इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे फंक्शन कितनी वैल्यू ले रही है, -4, यहाँ पे फंक्शन क्या ले रही है, 4। अब देखो समझो, अब चीज़ें क्या हैं, तो ये ग्राफ हो गया इसका, किसका ग्राफ बनाया मैंने अभी, इस वाले पार्ट का। अब मुझे लेफ्ट साइड देखना है, तो समझो जरा, जैसे ये जो लाइन है ये है y = 4 की लाइन, और ये जो आपकी लाइन है ये है y = -4 की लाइन। अब समझो, जैसे ये जो लाइन है ये है y = 4 से ज़्यादा कोई नंबर ले लो, 5 ले लो एग्जाम्पल के लिए, और ये जो लाइन है y = -5 ले लो। ये जो लाइन है बीच का कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल y = 3, है ना। इधर जो लाइन है y = -3 फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपको समझना है कि a की ऐसी वैल्यू क्या लोगे, आपको कितने रूट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं a की वैल्यू 4 से ज़्यादा लेता हूँ या -4 से कम लेता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली 1 रूट मिलेगा, है ना। हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 1 रूट मिलेगा इस इक्वेशन का। अगर मैं a की वैल्यू 4 से ज़्यादा या -4 से कम लेता हूँ तो विल हैव एग्जैक्टली 1 रूट। और अगर इस बीच में लेता हूँ, -4 और 4 के बीच लेता हूँ, तो कितनी बार कट कर रही है, रेड लाइन और ब्लैक लाइन को कितनी बार कट कर रही है। तो -4 और 4 के बीच में कोई नंबर लेता हूँ तो ये 1 2 3 बार कट करेगी, 3 रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 3 रूट्स होंगे। और अगर मैं 4 या -4 एग्जैक्टली लेता हूँ तो 2 रूट्स होंगे, है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 रूट होने के लिए क्या कंडीशन है ए पे,
एग्जैक्टली 2 रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है ए पे, एग्जैक्टली 3 रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है ए पे, ठीक है। एनीवे तो देख लो, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब जनरल अप्रोच है किसी भी कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में। नहीं तो हिट एंड ट्रायल तुम नंबर लेके भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर ले लिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे इसने कहा है कि एफ के पास 3 रूट है, अगर ए मोर देन 4 है तो चेक करो, और मोर देन 4 तो ग्राफ बनाया था ना हमने, तो देखो ये ग्राफ कह रहा है ए के पास 3 रूट है, अगर ए मोर देन 4 है, मोर देन 4 तो एक रूट होगा, तो ये पहला गलत है। एफ एक्स हैज ओनली 1 रूट इफ ए मोर देन 4, यस मोर देन 4 पे, मतलब 4 के ऊपर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक बार ही कट करेगी ब्लैक वाली ग्राफ को, ब्लैक वाले कर्व को, तो इसमें तो एक ही रूट है दोनों के पास। एंड एफ एक्स हैज 3 रूट्स, अगर ए लेस देन -4 तो -4 से नीचे आओगे तो फिर एक ही रूट मिलेगा, और ये कह रहा है 3 रूट होगा। और इसने फिर फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है कि -4 और 4 के बीच सिर्फ एक रूट है, -4 और 4 के बीच 3 रूट होंगे, ठीक है जी। तो ये एक जनरल मेथड है, वही वहाँ पे इसने मैथमेटिकली किया है। तो आप चाहो तो ए कोई है ना, मान लो पहला ऑप्शन को चेक करना था, ए को 5 रख लो, ट्रू फॉल्स पता चल जाएगा। दूसरे ऑप्शन ऐसे एक ही उसी एग्जाम्पल से दोनों में एक डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ ए -4 बोल रहा है तो इस बीच का कोई नंबर ले लो, -3 ले लो, मतलब कोई भी नंबर, सॉरी छोटा वाला ना, -5 ले लो। फिर यहाँ कोई बीच का नंबर 0 ले लो। तो वैसे ऑप्शन से भी किया जा सकता है, जितना मैंने किया उसमें बहुत टाइम लगेगा, तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर क्वेश्चन 5 को देखना एक बार सिर्फ, उसमें छोटा सा डाउट है। रुक जा भाई रुक जा। तो 4th 5th भी है, तो पहले लिखो ना, जब पहले पूछना है तो पहले लिखो चैट में, क्या पूछना है बताओ। सर इसमें ऑप्शन सी आया, उसका एक्सपेंशन है, बट थीटा की वैल्यू 0 से 1/2 में क्यों नहीं होगा? जीरो से 1, हाँ थीटा की वैल्यू मैंने ऑप्शन सी में है 0 से 1, ऑप्शन डी में 0 से 1/2, तो 1/2 क्यों नहीं होगा? तो जनरल log 1 माइनस थीटा कब डिफाइंड है? ये log x का डोमेन क्या होता है? वो एक्सपेक्ट करता है मतलब 0 को छोड़ के। सो 1 माइनस थीटा पॉजिटिव कब होगी? जब थीटा लेस देन होगा 1। हाँ ठीक तो है। तो ये डोमेन फुल डोमेन लिया है कि ये डोमेन को यार रेस्ट्रिक्ट किया है। थीटा में 0 से 1 में कुछ भी ले सकता हूँ, ये है। जैसे यहाँ 0 से इन्फिनिटी कहा है, अगर मैं 3 ले लूंगा तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो थीटा को 0 से 1 में ही होना पड़ेगा। अभी 0 से हाफ में डिफाइंड रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये फुल डोमेन जो फुल पैरामीटर स्पेस है वो 0 थ्रू 1 है, इसीलिए वो बस लॉग को डिफाइन करने के लिए लिया है, ऐसा कोई उसको कंडीशन एग्जाम नहीं रहता है। 1 माइनस थीटा पॉजिटिव रहेगा जब थीटा लेस देन 1 होगा, थीटा लेस देन हाफ है तब भी पॉजिटिव है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन हो तब भी है, लेकिन ये फुल पैरामीटर स्पेस कंसीडर कर रहा है, इसीलिए इसने 0 से 1 सर लिया। -1 से 1 के बीच में डिफाइन होता है log 1 + x का एक्सपेंशन। वो तो ठीक है, वो भी ठीक है। जैसे log x कब डिफाइंड है आपका? जो log x है ना, log x डिफाइंड है x पॉजिटिव के लिए, और log 1 + x कब डिफाइंड है? x -1 से 1 के बीच में। x मोर देन -1 के लिए, क्योंकि एट द एंड आपको 1 + x को पॉजिटिव करना है, तो x मोर देन -1 से 1 क्यों, -1 से इन्फिनिटी ले लीजिए। अच्छा, लेकिन आप log 1 - x को कह रहे हैं ना। सो log 1 - x है, तो ये कब पॉजिटिव होगा? अब -1 रखेंगे तो क्या होगा? सो 1 - x इज पॉजिटिव कब? जब x इज मोर देन, एक मिनट, 1 - x है ना, लेस देन 1। तो -1 से क्यों, आप -∞ से ले लीजिए अगर चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए डिफाइंड होगा। चेक कीजिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कोई ऑप्शन का कोई डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें कोई जरूरत नहीं, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 0 to हाफ, 0 to थीटा को पॉजिटिव इसने पहले ही किया हुआ है क्या? अच्छा, वो सीरीज एक्सपेंशन, ओके ओके। ये जो क्या बोलते हैं इसे, ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, ये बस देखना है log 1 - x का एक्सपेंशन कब कब वैलिड होता है, यही तो देखना है बस।
तो सी यहाँ -1 कर दिया, -1 अपॉन दिस है, वो लिखने में गलती हुआ है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है, देख लो एक बारी कि जैसे एक्सपेंशन का गेम है और कुछ नहीं है। एक्सपेंशन log 1 + x का एक्सपेंशन कब कब डिफाइंड है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ, क्या बोलते थे हम लोग, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो log 1 - x का डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? -1 से 1 में तो ये वाला log 1 + x को लिख रखा है ना, तो log 1 + x को -1 से 1 में, अच्छा 1 में फिक्स कर रखा है। उसे -1 से 1 में ना रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना, तो 1 अगर यहाँ पे हम करें, बट एनीवे मतलब बोलेगा उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ओके सर। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या, फोर्थ में क्या भाई, किसका डाउट है, फोर्थ में क्या है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स 2 × 2 मैट्रिक्स सर ये 4। हो गया, वो क्वेश्चन ही गलत था। अच्छा ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने अभी देखा, उसमें इधर 2 × 2 + आयोटा लिया हुआ है, पर सॉल्यूशन में सिर्फ 2 + 2 आयोटा लिया है। अच्छा, तो 2 × 1 + आयोटा करना चाहिए इनको। तो ओके, ऐसे तो एक आइगन वैल्यू ये है, दूसरा ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट होगा, ये होता है ना। वो तो ऑब्वियस है, जैसे 2 + 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट को दूसरा आइगन वैल्यू होना पड़ेगा। तो यस सर। इसने, अच्छा तो इसने बस लिखने में ना गलती किया है जी, तो इसे यहाँ टाइपिंग में गलती किया है। सो ठीक है, तो नेक्स्ट जो है फोर्थ के बाद जो क्वेश्चन था 23 30, 23 में क्या है, x एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x व्हेन x मोर देन y एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x - y। यहाँ गिवन होगा, यहाँ प्लस लिख दिया ना, यहाँ एक्चुअली गिवन होगा, इस प्लस के प्लेस पे गिवन होगा। सो जैसे वहाँ लिखा है ना, वो लिखा है उधर, सो यहाँ पे गिवन होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ तो सिंपल है, देखो ये गिवन कंडीशन होगा तो x मोर देन y है, तो x माइनस वाई मोर देन 0 हो जाएगा। तो ड्यू टू मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ये x माइनस वाई गिवन x मोर देन y इज सेम एज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x, जो कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी से। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वही एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो जाएगा। तो इसका मीन क्या होगा, तो मीन है ना 1/λ टाइप का हो जाएगा। उसने क्या वही लिया हुआ वहां पे। तो इसने क्या बना दिया, इसको 1/λ प्लस वाई बना दिया है। प्लस वाई क्यों कर दिया है, क्योंकि x मोर देन y है ना, तो x माइनस वाई मोर देन 0 हो गया। तो ये मॉड्यूलस प्रॉपर्टी से ये इसका लैम्डा 1/λ होगा एक्चुअली जस्ट, और इसका आ जाएगा, इसको चेक करना होगा e ऑफ x गिवन x मोर देन y। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पहला तो किया ना इसने, इसने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया ना, तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा एक्स है ना। इसमें क्या किया, वाई इसने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, एक्स माइनस वाई प्लस वाई। यहाँ जो किया पहला टर्म निकाल रहा है, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो इसको अलग अलग कर दिया। तो एक्स माइनस वाई ये जो सेकेंड टर्म यहाँ गिवन है, गिवन आएगा। तो लिख के बताऊँ, ये समझ आ रहा है। तो इसमें जो है 23 ना, तो जो 23 क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो x माइनस वाई गिवन x मोर देन वाई, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा ड्यू टू मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, जहाँ y कोई ये स्मॉल y है, फिक्स नंबर ये है, तो इसका एक्सपेक्टेशन जो होगा ये वही होगा जो एक्सपेक्टेशन x का होगा, ये हो गया। और बाकी रह गई बात e ऑफ x गिवन x मोर देन y की, तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो y, तो e ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई गिवन x मोर देन y, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो e ऑफ x माइनस वाई गिवन x मोर देन y प्लस e ऑफ स्मॉल y गिवन, तो स्मॉल y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है किसी से भी, ये हो गया। और ये तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो ये 1/λ, y तो कांस्टेंट है स्मॉल y, तो ये हो गया। अब ऐड कर लो दोनों को। ठीक तो है भाई, आंसर सही है ना, दिस प्लस दिस, तो आंसर आ जाएगा 2/λ प्लस वाई, जो सॉल्यूशन भी सही है। तो यहाँ पर यूज हुआ मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। उसके बाद 30 में क्या है भाई, 30 जो है ये वही क्वेश्चन 30 आई थिंक स्किप करो है ना, तो बेस्ड ऑन वाइस एस्टिमेटर इज अनडिफाइंड वर्ड इन द सिलेबस, मतलब इसकी जरूरत नहीं, एग्जाम में भी नहीं आएगा बेस्ड ऑन वाइस एस्टिमेटर। 46 क्या है, सो 46 में वी वी द सॉलिड जनरेटेड इन आर क्यू बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड द y बराबर 4, देन द वैल्यू ऑफ तो इसमें क्या किया है, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन दिस
फिर सॉल्यूशन आर क्यूब वाई बराबर दिस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लेन वाई बराबर 4। तो जैसे अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, चलो इसमें तो यही है, तो वी होगा ना, जहाँ इंटीग्रेशन में नीचे वी लिखा होगा, डी वी है ना। तो यहाँ पे है 15 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, रूट में डी वी। जैसे नहीं ऊपर क्वेश्चन में एरिया वो निकाल दिया, अच्छा ठीक है, पहले डी वाई डी एक्स डी जेड, तो है ना, डी वाई डी एक्स डी जेड, इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो एज पर योर नीड। तो यहाँ पे जैसे है ना, मैं डी एक्स डी वाई डी जेड लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं डी वाई डी एक्स डी जेड लिखा हूँ। अब y की लिमिट क्या होगी, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है कि बाउंडेड बाई पैराबोलॉइड, अगर ग्राफ बनाओगे, रफली ग्राफ बना लो है ना, ये है, तो y बराबर मान लो ये y एक्सिस है, ये x z है, तो y बराबर 4 एक प्लेन होगी इस तरह से, ठीक है ना, तो ये एक प्लेन है, एंड ये y बराबर 4 जो है प्लेन है यहाँ पे, एंड दूसरा कर्व क्या है, दूसरा है उसने ग्राफ कुछ ही बना दिया यहाँ पे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि y बराबर जस्ट एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा होता, तो y में तो कोई फिक्सेशन नहीं है ना, एक्स जेड प्लेन पे सर्कल है, तो y जब 0 है तो ये पॉइंट रहेगा, y जब 1 होगा तो ये इस तरह का कुछ कर्व है, ठीक है। तो ये है जी, देख लो, तो ये तुम्हारा कर्व है और बाद में ये प्लेन इसको कट कर रही है यहाँ पे, तो बाउंडेड बाई दिस, तो ये इससे बाउंडेड है और उधर इससे बाउंडेड है, देख लो अब। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, तो y की लिमिट जब स्ट्रिप बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बस लाइन बना देता हूँ, तो यहाँ y क्या है, यहाँ y है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ y क्या है 4, तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट हो गई, ये स्ट्रिप हो गया, तो लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से 4, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, इजी रहेगा, तो यहाँ तो y कहीं है नहीं, तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा, जैसे उसने किया, बाकी वही तो है, कहाँ डाउट है बताओ भाई, किसको डाउट है इस क्वेश्चन में। अब सिंपल इंटीग्रेशन जैसे उसने किया है, इससे एक टर्म गायब हो जाएगा, अब एक टर्म गायब हो जाएगा तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यहाँ से 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट है, ये है, ये तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, अब यहाँ 1y, तो y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अब बचा सिर्फ हमारे पास, सिर्फ बचा है ये, अब ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अब इसका प्रोजेक्शन लो एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में जब प्रोजेक्शन लोगे तो क्या बनेगा, ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं इसका प्रोजेक्शन लो एक्स जेड प्लेन में, तो प्रोजेक्शन लेने का मतलब है यहाँ ये इधर आ जाएगा इधर, तो कहने का मतलब ग्राफ जो बनेगा, प्रोजेक्शन क्या होता है, ऊपर से इसको देखो एक्स जेड प्लेन में क्या बनेगा, ये बनेगा जिसका रेडियस ऊपर 4 है ना, तो 4 है मतलब ये 4 आएगा, तो 4 किधर आएगा एक साइड है ना, तो y बराबर 4 की लाइन है, तो जब y 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4, ये ग्राफ बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रहेगा है ना, -2, तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4, करो सॉल्व इसको, तो ये स्ट्रिप बनेगा, ये 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4, अब इस पर सॉल्व क्या दिक्कत है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 15 इंटू आर 4 माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा, रेडियस 0 से 2, ठीक है, तो रेडियस यहाँ 0 से 2 हो गया, और थीटा 0 से 2 पाई कर लो, देखो भाई बताओ सॉल्व करके, यही उसने कर रखा ऑलरेडी शायद, देखो वहाँ पे ही है रेडियस 0 से 0 2 पाई, वही तो किया है, सेम ही किया है, करो आगे, सॉल्व कर रखा उसने सिंपली। नेक्स्ट देखो 46 के बाद 55, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या डाउट है, इसमें क्यों डाउट होता है, एक्स विद रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 2 है, ये तुम्हारे पास मैक्स है, एक तो
कई सारे अप्रोच है, एक ये भी अप्रोच है, कई सारे अप्रोच है, उससे नहीं भी करेंगे तो पता नहीं इसने कैसे किया। एनीवे मैं अपने तरीके से कर देता हूँ। ये सब अगर नहीं आ रहा मतलब रैंडम वेरिएबल्स में ठीक से आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी भी। तो बेसिक क्वेश्चन है भाई। मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन ठीक है, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें भी अगर डाउट है फिर दिक्कत है। मुश्किल सबके लिए मुश्किल है ना। सो यहाँ पे क्या है, ये दिस इज सम जी ऑफ एक्स मान लो ऐसा है, वाई बराबर जी एक्स टाइप का। और वाई बराबर जी एक्स मुझे क्या चाहिए, ई ऑफ जी स्क्वायर, या वाई स्क्वायर को ही जी एक्स मान लो अभी के लिए, ई ऑफ जी एक्स है। अभी इसको रहने दो, मैं बोल रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन ही तो करना है, ये तुम्हारा तुम्हें ई ऑफ वाई स्क्वायर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो y यहाँ दे रखा है मुझे कि मैक्स ऑफ x टू माइनस एक्स, अब तुम देख लो तुम्हारा x 0 से 2 में है, तो x और 2 माइनस एक्स में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा, तुम देखो कब x आएगा और कब 2 माइनस एक्स आएगा, ये देखो। किसका डाउट है ये बताओ भाई। मैक्स ऑफ एक्स माइनस टू एक्स और 2 माइनस एक्स है, x की वैल्यू 0 से 2 में है, तो मुझे बताओ कि x कब लार्जर होगी 2 माइनस एक्स से, और 2 माइनस एक्स कब लार्जर होगी x से, किस कंडीशन में। सर x ग्रेटर देन 1 के लिए x लार्जर होगा। 0 से 1 में क्या लार्जर होगा, x या 2 माइनस एक्स। मैक्सिमम विच वन, सर x ग्रेटर देन 1 में x लार्जर होगा। हाँ तो ये है। अब करो इसको, इंटीग्रेशन करना आता है, कहाँ दिक्कत है। तो इसी इंटीग्रेशन को 0 से 2 है तो तुम उसको ब्रेक कर लो 0 से 1 में, 0 से 2 है ना, तो 0 से 1, 1 से 2, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करो। तुम्हें क्या चाहिए, इसके होल स्क्वायर, यही y है ना। तो इसका क्या मतलब है, जब मैं 0 से 1 में लूँगा 1 से 2, तो 0 से 1 में कौन मैक्सिमम है इनमें से, 0 से 1 में 2 माइनस एक्स मैक्सिमम है। सो 2 माइनस 1 का एक्स का पीडीएफ कितना है 1/2 dx। 1 से 2 में कौन मैक्सिमम है, तो ये एक्स स्क्वायर 1/2 dx। इंटीग्रेशन कर पाओगे, तो यहाँ पे ये हाँ यूज़ सर, हो हुआ जाएगा। है, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है। जैसे बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन ये वाला, और इंटीग्रेशन का बेसिक अप्रोच है कि हाउ टू इंटीग्रेट। ठीक है भाई, तो हो गया ना। तो ये मॉक टेस्ट 24 था, 24 ना फुल लेंथ। सर एक बार क्वेश्चन 18 बता दीजिए। बताओ क्या डाउट है इसमें। 18 आई थिंक ये बस ये जानना चाह रहा है x1, अच्छा NWN कन्वर्जेस टू दिस। तो NWN का क्या मतलब है, ये तो तुम्हारा दिस भी आईडी पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू। यहाँ पे जो पूछना चाह रहा है ना, मुझे लग रहा है ऐसा कोई खास अप्रोच नहीं है, ये पता नहीं क्वेश्चन वीक किस। लॉ ऑफ लार्ज नंबर शायद। हाँ डिनोमिनेटर में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज हुआ है। ये समेशन एक्स आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, NX बार लिख सकते हैं। यस सर। n उधर ले जाओ तो NWN क्या हो जाएगा, x1 अपॉन एक्स बार। अब इसने बस इतना किया है कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX, है ना। और x1 में कहीं Yes, n तो sir. है ही नहीं ना, तो n का कोई रोल तो होगा नहीं x1 में। तो बस वही तो किया है कि ये जो NWN जो होगा NX बार हो गया, n कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ n मल्टीप्लाई n कैंसिल हो गया, तो x1 अपॉन एक्स बार हो गया। और x1 अपॉन एक्स बार कहाँ कर, x1 विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू x1, ऐसा समझो। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है, क्या दिक्कत है भाई। x1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x1, n का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है, सिंगल रैंडम वेरिएबल है। और दूसरा x बार विल कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू,
तो इसने रेशियो ले लिया। ओके सर। बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी, या इसका प्रॉपर्टी होता है कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी का, इसीलिए। ठीक है जी। तो अगला क्या 25 है ना टेस्ट, 25 को आई थिंक वो बनाया था, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 25 करके आओ, कल उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।